क्या आप जानते हैं उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था? किस राजा ने अपने नाम के सिक्के जारी किए? और क्यों अमोघभूति का नाम हर यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं में पूछा जाता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुनिंद वंश की पूरी कहानी आसान भाषा में परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड जीके मास्टर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक 4 क्लासेस आपको करवा दी गई हैं। आज ये एपिसोड इसका 5th रहने वाला है, जिसमें हम लोग कुनिंद वंश को कंप्लीट करेंगे। देखिए, कुनिंद वंश था उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। यही एक सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? तो आपने क्या बताना है? कुनिंद वंश। ठीक है, तो कुनिंद वंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसके परिचय से। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कुनिंद, जिसको कुलिंद भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं जगह इसको कुलिंद भी बोला गया है कुछ प्राचीन ग्रंथों में। यह उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक है, इस वंश के संवत प्रमाण सिक्के और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कॉइन्स हो गए और पुरातात्विक साक्ष्य से उत्तराखंड में इस वंश के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस वंश के साथ देखिए उत्तराखंड के संगठित राजनीतिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो संगठित राजनीतिक स्टार्ट हुई थी, इसी कुनिंद वंश से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? कुनिंद वंश था। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अमोघभूति था। ठीक है, तो ये हो गया परिचय। अब हम बात करते हैं कुनिंद शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, कुनिंद शब्द का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में कुलिंद नाम से मिलता है। ठीक है, इस कुलिंद का मतलब क्या होता है? ग्रीक लेखक टॉलमी ने भी कुनिंद राज का उल्लेख किया था। महाभारत तथा विष्णु पुराणों में भी कुनिंद जनजाति का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो महाभारत और विष्णु पुराण में भी कुनिंद या फिर कुलिंद का वर्णन मिलता है। पूछता है परीक्षाओं में कि कुलिंद का वर्णन कहाँ मिलता है? तो महाभारत में भी मिलता है और विष्णु पुराण में भी मिलता है। ठीक है, तो ये कुनिंद एक प्राचीन जनजाति थी, जैसा महाभारत में कहा गया है, जो आगे चलकर एक संगठित राज्य में विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि संगठित राज्य में का जो विकास हुआ था वो किस वंश से हुआ था? कुनिंद वंश से ही हुआ था। ठीक है, अगर हम काल की बात करें तो देखिए अधिकांश इतिहासकार कुनिंदों का समय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के बीच मानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच का जो काल था उसको किससे? कुनिंद वंश का काल मानते हैं। ठीक है, यह काल उत्तराखंड में संगठित राजनीति और अर्थव्यवस्था के विकास का समय था। ठीक है, तो इसमें देखिए अर्थव्यवस्था भी में सुधार हुआ, विकास हुआ, और जो संगठित राजनीति वो हुआ करती थी उसमें भी विकास हुआ था। ठीक है, तो काल की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो कुनिंद वंश था इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो देखिए कुनिंद राज्यों का जो वर्तमान में निम्न क्षेत्र तक फैला हुआ था। गढ़वाल में, कुमाऊं में, देहरादून में, हिमाचल प्रदेश के कुछ दक्षिणी भाग भी कुनिंद वंश के साम्राज्य में सम्मिलित था। वहीं यमुना और सतलज नदी के मध्य का जो क्षेत्र था उसमें कुनिंद वंश का स्थापित्य था। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कुनिंद राज्य, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हिमाचल, सतलुज और यमुना नदी के किनारे का जो तट था, और मध्य क्षेत्र था, गढ़वाल वाला जो क्षेत्र था, कुमाऊं वाला क्षेत्र था। तो पूरे इसमें उत्तराखंड में कुलिंद वंश का साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कुनिंद वंश की राजधानी। ठीक है, तो इतिहासकारों में देखिए कई तरह के मतभेद हैं कि राजधानी क्या थी, बट अधिकांश और जो मैक्सिमम जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि उत्तराखंड में जो देहरादून में कालसी है, और कालसी को प्रशासनिक केंद्र माना जाता था। यानी कि उत्तराखंड में जो कालसी है देहरादून में, उसको कुनिंद राजवंश की राजधानी माना जाता था। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से कालसी अधिक प्रचलित उत्तर माना जाता है, लेकिन राजधानी विवादित है, यह तथ्य भी आपने याद रखना होगा। बट अगर आपको ऑप्शन आता है तो कालसी आपने लगाना है। कुनिंद वंश की जो राजधानी है वह क्या है? कालसी, देहरादून में। ठीक है, तो ये हो गई राजधानी की बात। अब हम बात करते हैं प्रमुख शासक। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रमुख शासक आते हैं, सबसे अमोघभूति ही आते हैं, क्योंकि ये कुनिंद वंश के सबसे शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध राजा थे। क्वेश्चन पूछा है कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कौन था? अमोघभूति ही था। ठीक, इसने देखिए अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। यहाँ पे आप सिक्के देख भी पा रहे होंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। राज्य का विस्तार किया इन्होंने,
व्यापार को बढ़ावा दिया और धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी। ठीक है, एग्जाम फैक्ट की बात करें तो अमोघ भूति के सिक्के उत्तराखंड इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो प्रमुख शासक की बात कर ली, अमोघ भूति हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो सिक्के थे कुनिंद शासकों द्वारा जो चलाए गए थे वो देखते हैं। तो देखिए, धातु के सिक्के चलाए गए थे, चांदी और तांबे की। लिपियों की बात करें तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, तो इन्होंने देखिए चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों का ही प्रयोग होता था। सिक्कों पर कुछ अंकित चिन्ह थे, क्या कहते हैं, हिरण थे, पर्वत थे, देवी लक्ष्मी और अन्य धार्मिक प्रतीकों को यूज किया था इन्होंने सिक्कों में। पूछता है कि हिरण के सिक्के किसने चलाए, हिरण के प्रतीक वाले सिक्के किसने चलाए, तो कुनिंद ने ही चलाए थे। पर्वत किसके सिक्कों में प्रिंटेड था, तो वो भी कुनिंदों के ही था। और माँ देवी लक्ष्मी किसके सिक्के में के प्रतीक के रूप में यूज होती थी, तो कुनिंद द्वारा ही चलाए गए थे उनको भी। ठीक है, देखिए इन सिक्कों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि मिलने से यह स्पष्ट होता है कि कुनिंदों का उत्तर पश्चिम भारत से व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क था। ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ करता था, कहाँ, उत्तरी पश्चिम भारत में। तो यह स्पष्ट होता है कि वहां से इनका व्यापार हुआ करता था, ताकि जिस ये जो सिक्के होते थे वो एक्सचेंज हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप सिक्के भी देख पा रहे होंगे, चांदी के सिक्के थे, ये आपके तांबे के सिक्के थे। इनमें कुछ ना कुछ जैसे हिरन है, आपके पर्वत हैं, आपके देवी माँ लक्ष्मी हैं और अन्य प्रतीकों का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, तो चांदी और तांबों के सिक्के चलाए थे मेनली किन्होंने, कुनिंद ने। ठीक है, धर्म और संस्कृति की बात करें तो देखिए कुनिंद शासक धार्मिक सहिष्णु थे और शैव धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, तो तीनों धर्म का किसी ना किसी रूप में प्रभाव दिखाई पड़ता है कुनिंद शासन में। सिक्कों पर देखिए लक्ष्मी माता की आकृति मिलने से वैष्णव प्रभाव भी स्पष्ट होता है। ठीक है, तो वैष्णव धर्म का भी यहाँ पे दिखता है। शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों का ही यहाँ पे देखने को मिलता है कुनिंद शासक के कार्यकाल में। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करते तो अर्थव्यवस्था देखिए कृषि पालन, पशुपालन, वन संपदा, हिमालयी व्यापार, सिक्का प्रणाली और हिमालयी मार्गों के कारण व्यापार के विशेष लाभ मिलता था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था जो थी उस समय कृषि पे, पशुपालन पे, वन संपदा पे, हिमालय व्यापार पे, सिक्का प्रणाली और हिमालय मार्गों के कारण जो व्यापार हुआ करता था उसमें जो विशेष लाभ होता था उस पे टिकी हुई थी उस समय कुनिंद शासकों की पूरी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ आप देख भी पा रहे इसमें। आगे बात करते हैं देखिए प्रशासन की। तो राजा जो था वो कुनिंद शासक में सर्वोच्च शासक हुआ करता था। ठीक है, स्थानीय प्रशासन व्यवस्थित था, यानी कि व्यवस्थित तरीके से वहां पे प्रशासन चलता था। कर व्यवस्था विकसित थी, यानी कि कर भी वहां पे लागू था उस समय। व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण हुआ करता था कुनिंद शासकों का। ठीक है, पतन का कारण देखिए बाहरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने के कारण इनका पतन होना स्टार्ट हुआ। कुषाणों का उदय हुआ, जिनके कारण इनकी जो शक्ति थी वो कमजोर होती गई और इनका पतन हुआ। ठीक है, राजनीतिक कमजोरी, कई अंदर ही खाने कई चीजें इस तरह की हुई कि राजनीति जो थी वो कमजोर होती चलेगी और इनका पतन का कारण वह राजनीतिक कमजोरी बनी। ठीक है, धीरे धीरे स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया कुनिंद शासक का। ठीक है, तो ये पतन के कारण थे। देखिए ये जो पूरा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है ये वनडे एग्जाम्स के दृष्टिगत भी इम्पोर्टेंट है, साथ में आपके जो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस में जो मेंस के आप जो पेपर लिखेंगे तो वहां पे भी आपको ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि उसी के आधार पे ये सारा चीज यहाँ पे आपको कवर की गई, फैक्ट भी है, थ्योरी भी है और सब कुछ इसमें आपको एक कंबाइंड पैकेज इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सीरीज आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, पिछली 4 क्लासेस भी आपने जरूर देखनी है। ठीक है, परीक्षा से के संबंध में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जो पर्व परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? कुनिंद था। सबसे प्रसिद्ध शासक अमोघभूति था। मुख्य प्रमाण किससे मिलते हैं? सिक्कों से मिलते हैं। सिक्कों की धातु आपकी चांदी और तांबा थी। सिक्कों की लिपि किसका प्रयोग हुआ था? ब्राह्मी और खरोष्ठी का। सिक्कों पर अंकित थे हिरण, पर्वत, लक्ष्मी, ये आपके सिक्कों पर अंकित थे। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र इसमें प्रमुख है। हिमाचल का भी कुछ पार्ट आता है और जो आपका सतलज नदी और यमुना नदी का मध्य क्षेत्र है वो भी आता है। ठीक है, धर्म की बात करें तो तीनों धर्म थे यहाँ पे, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म। राजधानी की बात करें तो कालसी देहरादून है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण
परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ पे देखिए मेमोरी याद करने की जो एक ट्रिक है, मेमोरी आप ट्रिक देख लीजिए काश, ठीक है? के से आपका कुनिंद वंश, ए से आपका अमोघभूति और ए से आपके प्राचीन सिक्के, एस से आपके सिल्वर यानी कि चांदी के सिक्के और लिपि आपकी क्या होती थी? खरोष्टी होती थी, ठीक है? तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, मेमोरी के लिए है आपका। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षाओं में रिपीटेड हुए हैं और परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो कुनिंद था, ठीक है? संगठित राजनीति कब से स्टार्ट हुई? तो कुनिंद के शासन में ही स्टार्ट हुई थी। कुनिंद वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो अमोघभूति था। कुनिंद के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सिक्कों से पता चलता है कुनिंद के इतिहास का। कुनिंद शासक के मुख्यतः कौन-सी लिपि मिलती थी? तो ब्राह्मी और खरोष्टी भी मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मी तो ब्राह्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी होता तो खरोष्टी भी होता। ठीक है? कुनिंद कुनिंदों का राज्य मुख्यतः किस क्षेत्र में फैला था? ठीक है, तो गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र में मुख्यतः इनका जो राज्य था वह फैला था। ठीक है, तो ये था आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड का कुनिंद वंश कंप्लीट किया। ये आपकी 5th एपिसोड है, 5th एपिसोड है। जिसने पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उन एपिसोड को भी ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। इस तरह से हम लोग बारी-बारी करके सारा ही उत्तराखंड जीके सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो ये आपकी जो सीरीज़ है बहुत अच्छी सीरीज़ होने वाली है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो बहुत ही रामबाण रहने वाली है क्योंकि इसमें मैं बहुत ही बेसिक से उत्तराखंड जीके को करवा रहा हूँ, ठीक है? और बाकी जो बच्चे पुराने हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक रिवीज़न सीरीज़ रहने वाली है। जब भी आपको रिवीज़न करना है तो आप इस सीरीज़ को देख लीजिएगा, आपको सारी जो चीज़ें हैं बहुत कम समय में कवर हो जाएँगी, ठीक है? बाकी देखिए अगर इसको नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा ताकि आप इसका रिवीज़न भी कर सकें। बाकी इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख लीजिएगा, जब भी आपको रिवीज़न करना होगा तो आप प्लेलिस्ट खोलिएगा, आपको एक ही जगह सारी वीडियोज़ मिल जाएँगे, आप ईज़िली सारे वीडियोज़ देख पाएँगे एक सीरीज़ में देख पाएँगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो रिवीज़न होगा बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और लेक्चर्स आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।